मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला। शराब माफिया का पुलिस पर अटैक। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़। मौके से जान बचाकर भागे पुलिस वाले। पूर्वी चंपारण में पुलिस टीम पर हमला। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अटैक। शराब नहीं मिली तो कर दिया हमला। मुजफ्फरपुर में हमला, पूर्वी चंपारण में अटैक। बार बार क्यों पिट जाती है पुलिस? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां पुलिस की टीम पर एक बार फिर से हमला किया गया और 20 घंटे में दूसरी दफा यह हमला है। शराब तस्करों ने एक बार फिर से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। तुर्की थाना क्षेत्र में यह हमला किया गया। देर रात कांटी में भी हमला हुआ था। ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। लगातार 20 घंटे के अंदर दूसरी दफा पुलिस टीम पर हमला किया गया। शराब तस्करों के द्वारा यह हमला एक बार फिर से किया गया। आपको बता दें कि बीती रात भी यह हमला हुआ था। देर रात काटी में एक बार हमला किया गया और एक बार फिर से 20 घंटे के अंदर ही मुजफ्फरपुर टीम पर एक बार फिर से हमला किया गया है। दरअसल शराब माफियाओं को रोकने के लिए, शराब तस्करों को रोकने के लिए, उनके धंधे को रोकने के लिए जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो उन पर इस तरह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, उन पर हमला किया जाता है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है? 20 घंटे के अंदर दूसरी दफा एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ, क्या है पूरा मामला? जी सुबह, दरअसल एक बार फिर से ये बड़ा मामला सामने आया है। महज 20 घंटा से कम ही कह सकते हैं, 17 से 18 घंटा के अंदर एक बड़ा मामला एक बार फिर से सामने आया। उत्पाद की टीम पर हमला हुआ है। कल देर रात जिस तरीके से काटी थाना क्षेत्र में हुआ था हमला, कोठिया गांव में, वहां पर कई पुलिस के जवान जख्मी भी हो गए थे। कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वहीं अब कुछ ही घंटों के बाद जब तुर्की थाना क्षेत्र में पुलिस उत्पाद की टीम पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, शराब की सूचना, शराबियों की होने की सूचना मिली थी। इस जानकारी के बाद वहां पर जब पुलिस पहुंची थी तो एक बार फिर से लोगों ने रिएक्ट किया, स्थानीय लोगों ने हमला किया। शराब माफियाओं के इशारों पर लोगों ने हमला किया। लेकिन ये अच्छी बात रही कि इस बार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्पाद की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी जो थे इस मामले में, उन्हें गिरफ्तार करके थाना में भेजा गया है। हालांकि अब तक काटी की बात करें तो काटी थाना क्षेत्र में इस मामले को लेकर अब FIR दर्ज करा दिया गया है नामजद, और उन लोगों को खोजा जा रहा है जिन्होंने रात में इस घटना को अंजाम दिया था। और तुर्की की बात करें तो तुर्की में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा सका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखे। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे थे, जहां तुर्की थाना क्षेत्र में एक बार फिर से पुलिस की टीम पर हमला किया गया। और इससे पहले मुजफ्फरपुर में ही शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें SI समेत 6 जवान जख्मी हो गए। शराब माफिया ने पुलिस की 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद जान बचाकर पुलिसकर्मी वहां से भागे। बताया ये जा रहा है कि मंगलवार देर रात शराब की जांच में उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी, जिसे स्थानीय लोगों ने घेर लिया और हमला कर दिया। हमले में SI मोहन राम समेत आधा दर्जन जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उत्पाद टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार पुलिस फोर्स को लेकर वहां पर पहुंचे और लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ कर भगा दिया। घायल जवानों का इलाज इस वक्त कराया जा रहा है।
और देखिए उधर पूर्वी चंपारण में भी पुलिस टीम पर हमला किया गया। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिससे सिविल ड्रेस में आए पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई। घटना पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की बताई जा रही। मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़वा पुलिस को सूचना मिली कि भूजा दुकान में शराब बेची जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई में शराब नहीं मिली और उसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए। छापेमारी कर रही पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पुलिस की गश्ती गाड़ी को भी क्षति पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और देखिए अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर बार बार पुलिस क्यों पिट जाती है, इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों घटती है कार्रवाई होने के बावजूद। तो देखिए इसका जवाब यह है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू कर दी गई है। शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। शराब निर्माता, विक्रेता और पीने वाले गुनहगार माने जाते हैं, क्योंकि यहां पर शराबबंदी का उल्लंघन करना कानूनी तौर पर गलत है। कानून के तहत इन्हें सजा भी दी जाती है, लेकिन पुलिस वाले कानून की आड़ में गलत काम करते हैं। पुलिस वाले ही शराब के केस में लोगों को फंसाते हैं और उनसे पैसे भी वसूलते हैं। पुलिस वाले अक्सर लोगों को डराते और धमकाते हैं। पुलिस वाले रौब तक जमाते हैं और साथ ही शराब माफियाओं से पैसे भी वसूलते हैं। पुलिस के संरक्षण में शराब का कारोबार फलता फूलता है और यही वजह है कि जब पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं तो शराब माफिया उन पर हमले करते हैं। कार्रवाई तेज की जाती है तो ऐसे में पुलिस पर लोगों का विश्वास ही नहीं है, उनका विश्वास उठ जाता है। लोगों को लगता है कि उनसे पैसे लेने वाली पुलिस उन पर छापेमारी कैसे कर सकती है। शराब की तस्करी में बहुत पैसा है और ऐसे में शराब माफिया पुलिस पर हमला कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है शराबबंदी कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी जिन पुलिस कर्मियों पर है, जिस विभाग पर है, उत्पाद विभाग पर इसकी जिम्मेदारी है। अगर वो ही इसमें संलिप्त रहे, उनकी संलिप्तता सामने आए तो सवाल तो उठेंगे ही और अविश्वास भी जरूर पैदा होगा। और मुंगेर के खड़गपुर में युवक की मौत मामले में सियासत शुरू हो गई है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने पुलिस की कार्रवाई की घोर निंदा की और कहा कि आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं तारापुर डीएसपी ने पुलिस पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाइक पर ट्रिपल लोडिंग के मामले में पुलिस ने बाइक रुकवाने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार पुलिस को ही खींच आगे बढ़ाने लगा, जिसमें होमगार्ड के एक जवान को काफी गंभीर चोट आई और उसका पैर भी टूट गया। इसकी घटना में बाइक पर पीछे बैठा एक युवक सड़क पर गिर गया, जिससे उसके सर पर गंभीर चोट लग गई और इलाज के दौरान उसकी मौत तक हो गई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बंदूक के एक कुंदे से उस पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। जाम हटाने जब पुलिस पहुंची तो उस पर भी हमला कर दिया गया। हमले में 3 पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इसी दौरान पुलिस की एक मैगजीन भी गायब हो गई है। तो ये तस्वीर देखिए, युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा स्पष्ट दिख रहा है। कोई यदि कार्रवाई आप करना चाहते हैं तो आप जनता का सहयोगी बनकर कार्रवाई कर सकते हैं। एक अपराधी के तौर पर यदि पुलिस कार्रवाई करेगी तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर मैं मांग करता हूं आरक्षी अधीक्षक इसको 302 का मुकदमा दर्ज करके उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने एक मासूम की हत्या कर दी। 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आ रहे थे। इनको रोकने का इशारा किया गया। वहाँ जो एलटीएफ फोर्स थे, उनके पदाधिकारी जो है, और ये इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे कि इनकी गाड़ी से एक जवान जख्मी हुआ जिसका पैर टूट गया। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पे जो सवार व्यक्ति था, 3 में से एक व्यक्ति गिर गया। इसको गिरने से इसको गंभीर रूप से जो जख्मी हुआ, इसको इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के क्रम में बेहतर चिकित्सा हेतु इसको पटना ले जाया जा रहा था, वहाँ रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया एलटीएफ के चेकिंग के दौरान इनकी गाड़ी को तेज़ी से चलाने, जिससे ये संभवतः ये नशे की हालत में थे और एलटीएफ की चेकिंग से बचना चाह रहे थे। इस क्रम में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर गया और उसकी जख्मी होने के कारण उसकी मृत्यु हुई।
और देखिए, सुपौल में गांजा कारोबारी और उसकी बेटी ने युवक के चेहरे पर तेजाब डालकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। गांजे का बकाया पैसा नहीं देने पर उसने ऐसा किया। पीड़ित का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के कटहरा गांव की बताया जा रहा है कि गणेश स्वर्णकार और उनकी बेटी पूजा कुमारी ने अर्जुन मुखिया को तेजाब डालकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर आधार कर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पूजा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। काहे घटना किया? सर पैसा खातिर मांगा, वो नहीं दिए तो वो हमको तेजाब डाल दिया सर। पैसा नहीं दिए। कितना पैसा बकाया? 950 रुपया सर। क्या चीज का 950 रुपया? गांजा का सर। गांजा पीते थे तुम? दारू दोनों बेचता है ना सर वो। तो तुम लिए थे, पिए थे? हाँ सर, उधारी किए थे। हम बोले बाहर जाएंगे तो पैसा दे देंगे, पैसा कमाएंगे तो उसी खातिर वो तेजाब डाल दिया सर। और देखिए, आज के दौर में जहां अकस्मात कोई भी घटना घटती है तो बचाने वालों से ज्यादा वीडियो बनाने वाले और देखने वालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन जहानाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें बचाने वाले ज्यादा थे। घटना जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास गुमटी की बताई जा रही। दरअसल पारिवारिक कलह से आज जाकर एक महिला जान देने पर उतारू हो उठी थी। सामने ट्रेन खड़ी थी और पटरी पर महिला अपने 2 बच्चों के साथ लेटी हुई थी। ट्रेन खुलती और महिला के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन तभी मसीहा बनकर कुछ स्थानीय लोग वहां पर पहुंच गए और महिला को किसी तरह से रेलवे ट्रैक से हटाया। तहकीकात करने पर यह मालूम हुआ कि महिला स्टेशन के पास ही रहती है। ट्रेन पर मैंने मूड़ी रखे हुए थे। अच्छा, तो कैसे बचा? तो फिर सब उनको हटाए। हाँ। गाड़ी खुला। हाँ। तो गाड़ी रुकवाना पड़ा? मैं गाड़ी, हाँ टाइम होता तो गाड़ी रुका। फिर बोले ड्राइवर साहब कहे कि करिएगा। हाँ। ऐसे न रुक जाइए, हट जाएगा। महिला जो है ट्रेन से कटने जा रही तो बोल रही थी कि मेरा मर्दाना जो है मारता है, इसलिए हम कट रहे थे। अपने 2 बच्चों के साथ थी तो हम लोग जो है उसे बचाने की कोशिश किए, बचा करके हटा। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश के बयान को उन्होंने पूरी तरह से निजी बयान बताया। तेजस्वी को आगे बढ़ाने का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया था और इसी बयान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह बयान उनका पूरी तरह निजी है, ये महागठबंधन का फैसला नहीं। इसको लेकर किसी भी तरह की चर्चा महागठबंधन के भीतर नहीं की गई है। महागठबंधन में भी हम और बहुत लोगों ने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी में 7 सदस्य हम लोग हैं, 7 पार्टी के लोग हैं। वो पार्टी बैठ करके तय करे कि क्या होना चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हो पाया, तो इसीलिए ये महागठबंधन का निर्णय नहीं कहा जाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार जी की बात कही जाएगी और नीतीश कुमार भी अभी सर्वे सर्वा हम लोग मानते हैं उनको कि उनके बात में वजन है। अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है, लेकिन निश्चित है कि वो माननीय नीतीश कुमार की बात है। महागठबंधन की बात अगर होती तो कम से कम हम महागठबंधन में थे, हमसे पूछा जाता और लोगों से पूछा गया होगा, तो एक अलग बात है, लेकिन हमसे तो। और देखिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी को आगे बढ़ाने के सीएम नीतीश के बयान से मांझी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री के बयान को उन्होंने निजी बताया है और कहा यह है कि यह महागठबंधन का फैसला नहीं है। वो एक पार्टी, वो लालू परिवार के विरासत है, उसमें अपना बात आप कह नहीं सकते हैं। आज उसी का परिणाम है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी आज तक पार्टी कार्यालय नहीं गए और कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। राजद में कोई संगठनात्मक चुनाव नहीं है, वो सारे चीज पेंडिंग पड़े हुए हैं। लालू परिवार जो कहेगा वही होगा, खाता न बही, जो लालू परिवार कही वही सही। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू बीते 1 महीने से राजद प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इस बाबत हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है, बेहतर राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही बता सकते हैं। मीडिया में उनकी नाराजगी की खबरें चल रही है। अभी तक उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों या प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं किया है। यह सब राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। देखिए, जगदानंद बाबू वाला जो प्रकरण है, ये राजद का नितांत 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 आंतरिक मामला है।
इससे कांग्रेस का कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा गठबंधन बिहार को एक बेहतर सरकार देने के लिए हुआ है, बिहार के विकास के लिए हुआ है, बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए हुआ है, तरक्की के लिए हुआ है, एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल देने के लिए नहीं हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला संगठन और प्रदेश संगठन जल्द ही स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन दिनों अपनी जांच प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए सिंगापुर गए हुए थे। उनके स्वास्थ्य के कारण तो आपने सुना कि इस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जगदानंद सिंह के पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचने को लेकर प्रतिक्रिया दी गई और दी जाए भी क्यों ना, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। और देखिए, जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने सुशील मोदी के दावे को अफवाह बता दिया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। सुशील मोदी ने जेडीयू की आरजेडी में विलय और जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया था। सब बात करना का मतलब ही होता है कि वैचारिक दिवालियापन है। इसका क्या अर्थ है? आप सोचिए कि दोनों पार्टी, कोई कहता है मर्ज कर रहा है, कोई कहता है कि भगदड़ मच रहा है, कोई, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग जिस अनुपात में बातों को बढ़ा देते हैं कि गलत बात, अफवाह फैलाने वाले लोगों को बल मिल जाता है। हो जाएगा, कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि उन लोगों ने जब कहा है, बड़े नेताओं ने, तो कोई ना कोई उनके पास एविडेंस होगा, कोई ना कोई उनके पास जानकारी होगी। इसलिए वो उन्होंने जो कहा है, आप थोड़ा दिन वेट कीजिए। और देखिए, मोकामा उपचुनाव पर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। प्रशासनिक तैयारियां पूरी मुकम्मल तरीके से पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान कराने का दावा किया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 289 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। 262 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। तो प्रशासनिक तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा करा लिया जाए, इसकी तैयारी पूरी कर ली जा रही है। आपको बता दें कि कल वो तारीख है 3 नवंबर की, जब मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके साथ ही 6 नवंबर की तारीख को मतदान के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी और रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी। उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासनिक तैयारी मुकम्मल है। अनंत सिंह मोकामा से आपको बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी ललन सिंह की पत्नी हैं और 2 बाहुबलियों की इस दिलचस्प लड़ाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था की गई है और लगभग सभी मतदान केंद्रों पर हमारे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास में एक QRT भी टीम है, जो एक कंपनी की है, जो केवल भ्रमणशील रह करके विधि व्यवस्था का संधारण करेगी। और देखिए, गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के मतदान को लेकर चुनाव कर्मियों को चुनाव मतदान की सामग्री मुहैया कराई जा रही है। थावे प्रखंड के मुखीराम हाई स्कूल को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। गोपालगंज उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने।
चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर हैं और जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा चुनाव कर्मियों को ब्रीफिंग किया जाएगा और ठीक यहीं से ईवीएम और जो चुनाव की सामग्री है वो मतदान कर्मियों को दिया जाएगा। ये मुखीराम हाई स्कूल सेंटर है जहां पर चुनाव का डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। जो यहाँ पर हेल्प डेस्क है और जो कर्मी है वो यहाँ पहुँचने लगे हैं और जो चुनाव की सामग्री है वो इन कर्मियों को दिया जा रहा है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगी, शाम के 6 बजे तक मतदान की जो है समय निर्धारित किया गया है। और जो गोपालगंज के सदर अनुमंडल के एसडीओ हैं और निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ अब तैयारी होगी। एसडीओ साहब, अब क्या क्या यहाँ पर होगा, कितने बजे से कर्मियों को ईवीएम दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह डिस्प्ले कर दिया गया है कि किस पार्टी नंबर को कौन सा बूथ अलॉट हुआ है, ये डिस्प्ले कर दिया गया है। उसके बाद हर पोलिंग बूथ के लिए कमरा अलॉट किया गया है। सबसे पहले जो भी संबंधित पोलिंग कर्मी होंगे उस कमरे में जाकर बैठेंगे, उनके सीट निर्धारित किया गया है। वहाँ पे आपस में सब लोग अपना फ़ोन नंबर का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद हमारे मास्टर ट्रेनर नहीं, कई बार कहा गया है रूम में लाइट के लिए लोग बता रहे हैं, आप लाइट आपका कहाँ इलेक्ट्रिशियन है? उसके बाद उसको ब्रीफिंग किया जाएगा कि आपको मतदान केंद्र में पहुँचने के बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे सब चीज़ आपको भरना है, ओपन लिफाफा में क्या रहेगा। जो चुनाव आयोग की तैयारी है वो अब तक जो है पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में यहाँ से कर्मी जो है मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार और झारखंड में न्यूज़ 18